आज हम यहाँ पर यत्न के बारे में पढ़ेंगे। यत्न के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा वर्णों के बारे में और वर्णों के उच्चारण के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि वर्णों के उच्चारण में किस प्रकार के यत्न करने पड़ते हैं। यत्न का अर्थ कह सकते हैं हम इसको प्रयत्न। क्या कह सकते हैं यहाँ पर? प्रयत्न। कहने का मतलब मेरा ये है कि यत्न का एक दूसरा नाम क्या है? प्रयत्न। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रयत्न क्या होता है। जब हम वर्णों का उच्चारण करने के लिए कोई एक आंतरिक प्रयास करते हैं तो उस आंतरिक प्रयास को क्या कहा जाता है? यत्न कहा जाता है। देखिए, जब हम हमारे घरेलू काम करते हैं या हम हमारे अपने निजी जीवन के अंतर्गत कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने से पहले हम क्या करते हैं? हर प्रकार का एक किसी न किसी प्रकार का एक यत्न करते हैं, अर्थात प्रयत्न करते हैं। जैसे अगर साइकिल चलानी है तो उसके लिए हमें पैरों से प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर सामने हमारी थाली पड़ी है लेकिन अगर हम उसका खाने का हाथ से प्रयास नहीं करेंगे तो वो क्या है? खाना हमारे मुंह में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें वर्णों का उच्चारण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न करना पड़ेगा। वर्णों के उच्चारण के अंतर्गत आंतरिक जो प्रयास किया जाता है उस आंतरिक प्रयास को क्या कहा जाता है? यत्न कहा जाता है। अगर हमारा मुंह बंद है, क्या है? मुंह बंद है, तो अगर हम बोलने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर से क्या नहीं होगा? वर्णों का उच्चारण बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। ठीक है। अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने माने गए हैं? संस्कृत की लौकिक संस्कृत भाषा के अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न 5 माने गए हैं, जबकि जो बाह्य प्रयत्न है वो उनकी संख्या 11 मानी गई है। आज हम यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हमें ये मालूम होना चाहिए कि आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं? यहाँ पर स्पष्ट, दूसरा हो गया ईषत्, स्पष्ट, ठीक है। तीसरा हो गया ईषद विवृत, ठीक है। और चौथा हो गया यहाँ पर विवृत, और पांचवा कौन सा हो गया? यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ हो गया संवृत। कौन सा हो गया यहाँ पर? संवृत। कहने का तात्पर्य है कि आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 मानी गई है। पहला होता है स्पष्ट, दूसरा होता है ईषद स्पष्ट, और तीसरा होता है ईषद विवृत, चौथा होता है विवृत, और पांचवा होता है संवृत। यहाँ पर स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत, इनके बारे में अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये जो प्रारंभ के जो 3 हैं, प्रारंभ के 3 जो आभ्यंतर प्रयत्न है, कौन कौन से? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और ईषद विवृत। ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों संबंधित है व्यंजनों से। किससे संबंधित है? व्यंजन। व्यंजन से संबंधित कौन कौन से हो गए? स्पष्ट, ईषद स्पष्ट और ईषद विवृत। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो अंतिम जो 2 है, कौन कौन से? विवृत और संवृत जो प्रयत्न है, आभ्यंतर प्रयत्न है, ये दोनों किससे संबंधित है? यहाँ पर ये दोनों संबंधित है, यहाँ पर आ जाता है स्वर से।
स्वरों से संबंध अगर ये हमारे जहाँ बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा के अंतर्गत कि कौन से प्रयत्न हैं या कितने प्रयत्न हैं जो अभ्यंतर प्रयत्नों में व्यंजनों से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे 3 अभ्यंतर प्रयत्न हैं जो व्यंजनों से संबंधित है। उसके अलावा अगर हमें पूछ लिया जाए कि ऐसे कितने अभ्यंतर प्रयत्न हैं जो स्वरों से संबंधित हैं, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे 2 अभ्यंतर प्रयत्न हैं जो किससे संबंधित है, जो 2 स्वरों से संबंधित है। तो अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं स्पृष्ट प्रयत्न के बारे में। स्पृष्ट प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्पृष्ट का मतलब होता है टच करना। टच करना मतलब छूना, किसी चीज को छूना। तो छूना कैसे, हाथ से नहीं, वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं हम, तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मुंह का प्रयोग करते हैं। अब मुंह का प्रयोग करने के लिए मुंह का प्रयोग जब करते हैं तो उसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, कंठ आ जाता है, मूर्धा आ जाती है, तालु आ जाते हैं, दंत आ जाता है, ओष्ठ आ जाते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मुख का वर्णन जब हम करते हैं तो उसके अंतर्गत ये सारे आ जाते हैं। और उन सब का प्रयोग करते हुए ही हम वर्णों का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और वो कहीं वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं तालु हो या मूर्धा हो या कंठ हो, कहीं ना कहीं इन सब का क्या होता है, स्पर्श होता है। और स्पर्श होने पर जो हम आंतरिक जो प्रयास करते हैं, पहले मतलब वर्णों का उच्चारण करने से पहले जो हम उच्चारण करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। स्पष्ट प्रयत्न क्या होता है, इसको लौकिक संस्कृत भाषा में कहा भी गया है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जब हम यहाँ स्पष्ट मतलब थोड़ा सा जब यहाँ पर स्पर्श किया जाता है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर जब स्पर्श किया जाता है, किसका, कंठ का, तालु का, मूर्धा आदि का जब स्पर्श किया जाता है, और जो पहले वर्णों के उच्चारण से पहले जो इनका स्पर्श करने के बाद जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, और जब वर्ण कोई उच्चारित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, स्पष्ट प्रयत्न कहलाता है। उसके बाद बात आती है हमारे दूसरे नंबर पर, ये तो हो गया पहला प्रयत्न। दूसरा प्रयत्न हो गया हमारा ईषत स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट का मतलब हमने बताया था टच करना अर्थात छूना। और ईषत का मतलब क्या होता है, ईषत का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है, थोड़ा। और स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, स्पर्श करना। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए थोड़ा सा स्पर्श करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा स्पर्श करना पड़ता है, तो वो क्या, कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न कहलाता है। यहाँ पर मैंने जो पहला अभ्यंतर प्रयत्न इसमें बताया था स्पृष्ट प्रयत्न, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत हमारे आते हैं क से लेकर म तक। म तक जितने भी वर्ण हैं, ये कितने वर्ण होते हैं, क से म तक, क से म तक होते हैं हमारे 25 वर्ण। कितने वर्ण होते हैं, 25 वर्ण। इन सब का प्रयत्न को अगर पूछा जाए क से लेकर म तक, तो उन 25 वर्णों का प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न क्या माना जाएगा, स्पृष्ट प्रयत्न माना जाएगा। उसके बाद हमने बात की ईषत स्पृष्ट प्रयत्न की, तो इसके अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं, 4 वर्ण आते हैं, य व र ल। कौन कौन से, य व र ल। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिनको उच्चारित करने के लिए केवल किसी प्रकार से थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, स्पर्श किया जाता है। मुख के आंतरिक भाग से अगर थोड़ा सा स्पर्श करके जब वर्ण बाहर आते हैं, वो भी वर्ण कौन कौन से, 4 वर्ण मैंने बताया यहाँ पर, य व र और ल। इनमें जब थोड़ा सा ही स्पर्श होकर जब वर्ण बाहर आता है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, ईषत स्पृष्ट प्रयत्न कह देते हैं। कौन सा प्रयास हुआ यहाँ पर, ईषत स्पृष्ट
प्रयत्न प्रयास हुआ यहाँ पर। और इसके ईषद स्पष्ट प्रयत्न कर किन 4 वर्णों का उच्चारण के लिए प्रयोग में लिया जाता है? 4 वर्णों के प्रयोग में लिया जाता है। कौन कौन से? य, व, र, ल। इस प्रकार से देखो यहाँ पर ये हो गए 25 वर्ण जो कि हो गए स्पष्ट प्रयत्न के, और 4 वर्ण हो गए यहाँ पर ईषद स्पष्ट प्रयत्न के। इस प्रकार से यहाँ पर कितने हो गए? ये 25 और 4 कितने हो गए? 29 वर्ण हो गए। उसके बाद हमारे आता है और ईषद स्पष्ट, इसके लिए हमारी संस्कृत भाषा में कहा भी गया है ईषद स्पष्टम अंतः स्थानम, मतलब जो अंतस्थ जो वर्ण होते हैं ये और अलग को क्या कहा जाता है? इन 4 वर्णों को संस्कृत भाषा में अंतस्थ वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतस्थ वर्णों के लिए कौन सा प्रयास किया जाता है? ईषद स्पष्ट प्रयत्न प्रयोग में लाया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आता है हमारा अभ्यंतर प्रयत्न, ईषद विवृत प्रयत्न। ईषद विवृत प्रयत्न को हमारी संस्कृत भाषा में कहा गया है ईषद विवृतम उस्मरणाम, अर्थात ईषद विवृत। यहाँ पर विवृत का अर्थात क्या मतलब क्या होता है? विवृत का तात्पर्य यहाँ पर होता है खुला हुआ। क्या होता है यहाँ पर? खुलना या खुला हुआ, खुलना। ठीक है, ईषद का अर्थ मैंने पहले बताया ही था, थोड़ा। अर्थात ईषद विवृत का मतलब है यहाँ पर थोड़ा खुलना। थोड़ा किसके लिए खुलते हैं? यहाँ पर वर्ड आता है यहाँ पर उष्मणाम। कौन सा आता है? उष्मणाम, मतलब उष्म जो व्यंजन है, जो संस्कृत भाषा में जिसको उष्म व्यंजन कहा जाता है, उसके लिए क्या कहा? उसके लिए जो प्रयास किया जाता है, जो आंतरिक प्रयास किया जाता है, वो कैसे किया जाता है? उसके अंतर्गत हमारा जो मुख है वो कैसा खुलता है? वो थोड़ा खुलता है। क्या होता है उसके अंतर्गत? थोड़ा खुलता है। अब उष्म वर्ण कितने माने गए हैं? संस्कृत भाषा के अंतर्गत उष्म शब्द की संख्या 4 मानी गई है। कितनी मानी गई है? उष्म वर्णों की संख्या यहाँ पर 4 मानी गई है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि उष्म वर्ण कौन कौन से हैं। तो इसके अंतर्गत आ जाता है हमारे श, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार, और उसके अलावा आ जाता है हमारा यहाँ पर ह। मतलब 4 वर्ण है हमारे यहाँ पर, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत्य सकार और ह वर्ण। ये 4 वर्ण है यहाँ पर, जो कि इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऊष्म वर्ण। और ऊष्म वर्ण के लिए कौन सा प्रयास किया जाता है? ईषद विवृत प्रयत्न काम में लिया जाता है। जैसे अब देखिए आप श, तो अब एक तो लेते हैं आ, का, तो इसके लिए क्या पूरा मुख खुलता है। लेकिन अगर हम बोलते हैं श, तो इसमें क्या होता है? थोड़ा सा प्रयत्न किया जाता है, लेकिन मुख कैसे खुलता है? मुख केवल थोड़ा सा खुलता है। जब ये 4 वर्ण संस्कृत भाषा में ऐसे हैं जिनके लिए जब आंतरिक प्रयास किया जाता है, जब प्रयत्न लगाया जाता है, तो उसके अंतर्गत हमारा जो मुख है वो कैसा होता है? विवृत, खुला रहता है। कितना? ईषद, अर्थात ईषद विवृत। उष्म वर्णों के लिए जब थोड़ा सा मुख खुलता है तो उसको हम कौन सा प्रयत्न कहते हैं? तो उसको हम ईषद विवृत प्रयत्न कहते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था स्पष्ट, मतलब जो क से म तक लेकर जो 25 व्यंजन हैं उनके लिए हम कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग में लेते हैं? स्पष्ट। दूसरा आता है हमारा ईषद स्पष्ट। ईषद स्पष्ट में कौन से आते हैं? जो अंतस्थ वर्ण आते हैं 4, या व र ल, उनके लिए कौन सा प्रयत्न काम में लिया जाता है? ईषद स्पष्ट। और तीसरा हमारा होता है ईषद विवृत। ईषद विवृत कौन सा होता है? जिसके अंतर्गत उष्म वर्णों को उच्चारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब प्रयोग करने के लिए हम कौन सा प्रयत्न काम में लेते हैं? ईषद विवृत प्रयत्न काम में लेते हैं। और इसमें भी हमारे ईषद विवृत के लिए भी कितने वर्ण काम में लिए जाते हैं? 4 वर्ण काम में लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो हमने पहले जो 3 हमने प्रयत्न पढ़े, कौन कौन से? स्पष्ट,
ईषद स्पृष्ट और तीसरा हमारा आता है ईषद विवृत। ये तीनों ही आभ्यंतर प्रयत्न किससे संबंधित है? ये तीनों ही आभ्यंतर प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित है। उसके अलावा अब हमारा आता है चौथा प्रयत्न विवृत प्रयत्न। अब विवृत प्रयत्न और संवृत प्रयत्न है, ये दोनों किससे रिलेटेड है? ये दोनों के संबंधित है हमारे यहाँ पर स्वरों से। किससे संबंधित है? ये स्वरों से संबंधित है। विवृत का अर्थ मैंने बताया ही था आपको, मुख खुला रहना। विवृत मतलब जिसके लिए पूरा ही मुख खुलता है, और वो उसके लिए हमारे संस्कृत में क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा में कहा गया है विवृतम स्वराणाम, अर्थात जितने भी स्वर संस्कृत भाषा में माने गए हैं, कितने माने गए हैं? 13 स्वर माने गए हैं। तो 13 स्वरों के लिए कौन सा प्रयत्न काम में लिया जाता है? विवृत प्रयत्न, काव्यांतर प्रयत्न काम में लिया जाता है। विवृत का अर्थ हो गया खुला रहना, जिसके अंदर मुख क्या हो गया? हमारा पूरा खुला रहता है। जैसे आ गया आ, ई, उ, इसके अंदर क्या होता है? पूरा मुख खुला रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वर है, जितने भी स्वर हैं हमारे 13, उन सब के लिए हम कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न काम में लेते हैं? विवृत प्रयत्न काम में लेते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम आभ्यंतर प्रयत्न आ जाता है संवृत। कौन सा हो गया? संवृत प्रयत्न। संवृत प्रयत्न के अंतर्गत हमारे संस्कृत भाषा में कहा गया है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम। ह्रस्वस्य का अर्थ है लघु। क्या है? लघु मतलब ह्रस्व, और अवर्णस्य का मतलब है अ, मतलब केवल। बाकी देखो सारे स्वरों का तो कौन सा प्रयत्न हो गया? विवृत प्रयत्न हो गया, लेकिन केवल एक ह्रस्व अ, उसके लिए क्या बनाया? कौन सा प्रयत्न बनाया गया? संवृत। केवल ह्रस्व, इसको ह्रस्व भी बोलते हैं, लघु भी बोल देते हैं। ह्रस्व अवर्ण के लिए हम कौन सा प्रयोग काम में लेते हैं? संवृत प्रयोग में लेते हैं। लेकिन संवृत भी कब? देखो सारे स्वरों के अंतर्गत तो हमारा अ भी आ जाता है। तो अ का इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि स्वरों में जब अ आ जाता है तो इसके लिए अलग से संवृत प्रयत्न बनाने की क्यों आवश्यकता हुई? इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए हम यह देखते हैं कि अगर हमारे ऐसा क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है प्रक्रिया दशा में, अगर हमें पूछ लिया जाए, ये आपकी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि प्रक्रिया दशा में ह्रस्व अवर्ण का कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा, तो हम कहेंगे अ के लिए होगा विवृत प्रयत्न। कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा? विवृत। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ह्रस्व अ के लिए प्रयोग की दशा में कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न होगा, तो हम ये कहेंगे कि प्रयोग दशा में कौन सा हो जाएगा? प्रयोग दशा में ह्रस्व अ के लिए हम कह सकते हैं संवृत। ये केवल मात्र अ वर्ण के लिए ही ऐसा बनाया गया, ये प्रयत्न बनाया गया है कि अगर हमें ये पूछ दिया जाए कि प्रक्रिया दशा में अ का क्या आभ्यंतर प्रयत्न होगा, तो हम कहेंगे विवृत। और अगर हमें कह दिया जाए कि प्रयोग दशा में अ वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा होगा, तो हम यहाँ पर कहेंगे संवृत प्रयत्न। अब ये हमें किसने बताया? ये हमें महर्षि पाणिनि जी ने अपनी अष्टाध्यायी के अंतिम सूत्र अ के अंतर्गत हमें ये बात का विवरण स्पष्ट किया है। अब इसको भी मैं आपको एक उदाहरण से आपको बता सकती हूँ। उदाहरण के लिए जैसे हमने देख लिया रामः, फल, या फल नहीं ले सकते हम, यहाँ पर कह सकते हैं श्यामः, कृष्ण। अब यहाँ पर देखो राम शब्द के अंत में यहाँ पर म के साथ में क्या है? यहाँ पर म के साथ में यहाँ पर अ विद्यमान है। श्याम के अंतर्गत क्या है? म के साथ में, म हलंत के साथ में अ
वर्ण विद्यमान है। ण के साथ में क्या है, ण वर्ण है और उसके साथ में क्या है, अवर्ण विद्यमान है। अर्थात जो ये व्यंजन के साथ में अगर अ आ रहा है तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रक्रिया दशा में। वो क्या हो गया, प्रक्रिया दशा में। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर कहेंगे, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा प्रक्रिया दशा में तो ये हो जाएगा विवृत। इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा, विवृत। ठीक है। अब आपको लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो व्यंजन है वो अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में अधूरे वर्ण होते हैं। उसके साथ में जितने भी स्वर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, व्यंजनों के लिए एक बैसाखी का काम करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, अपने आप में लंगड़े होते हैं, अर्थात या अधूरे होते हैं। वो अपने आप चल नहीं सकते, उनका अपने आप में क्या नहीं किया जा सकता, कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब उन किसी भी व्यंजन क से लेकर ग तक के अंतर्गत म तक के अंतर्गत हम या कितने 33 जो व्यंजन वर्ण हैं उनके साथ में जब हम अ का प्रयोग, अ से लेकर अह तक जो हमारे स्वर आते हैं उन सब का क्या किया जाता है, बैसाखी के रूप में प्रयोग करते हुए उनका उच्चारण किया जाता है। ये अपने आप में व्यंजन क्या होते हैं, अधूरे होते हैं और उनकी बैसाखी कौन बनते हैं, स्वर बनते हैं। इस प्रकार से हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करने के लिए व्यंजन और स्वर दोनों का मिश्रित रूपों में उच्चारण करते हैं। अब अब आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि यहाँ पर ये अ किसके लिए हो गया, तो ये प्रक्रिया दशा में हो गया। अगर अब हमें करना हो प्रयोग, ठीक है, प्रयोग किस लिए, देखो प्रयोग जैसे आ गया पुस्तकालय बनाना है हमें, तो हम इसका संधि करेंगे पुस्तक प्लस आलय। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, क है और क के अंतर्गत क्या है, यहाँ पर अ है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे आगे क्या आ रहा है, हाँ। और यहाँ पर देखो संधि हो रही हो, समास हो रही हो, और समास हो रहा हो, कोई भी अगर यहाँ पर प्रयोग अगर हम करें तो उसके अंतर्गत क्या आएगा, यहाँ पर अ किसके में आएगा, समृद्ध के रूप में आएगा। अब यहाँ पर देखो अ यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया समृद्ध और आ क्या हो गया, विवृत। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये प्रयोग यहाँ पर नहीं बन सकता और हम इसको यहाँ पर पुस्तकालय नहीं बना सकते। इसलिए यहाँ पर जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके अंतर्गत हम प्रयोग में क्या लिखेंगे, अ का क्या हो जाएगा, समृद्ध और प्रक्रिया दशा में अ का क्या हो गया, विवृत प्रयत्न मानेंगे। मुझे आशा है कि मैंने आज आपको अभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में जो भी बताया, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं और आगे मेरे वीडियो इसी प्रकार से देखते रहें। थैंक यू।